चालू हो गई सर। चालू कर दी? ठीक, चलो देखो क्लियर दिखा बताओ कहाँ करा दिया था जल्दी बताओ। अच्छा, उत्तर वैदिक काल हो गया था क्यों? उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख हाँ एक लिखवा दिए, दो लिखवा दिए। कौन कौन से लिखवा दिए? राजसु और अश्वमेध यज्ञ हो गए थे, ठीक है। अच्छा देखो चलो बताओ, पहले याद किया? आए याद करके आए क्यों? चलो बताओ। अच्छा बताओ, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जित करना। गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जित करना, ये किसका शाब्दिक अर्थ है? उपनिषद का। अगला क्वेश्चन बताओ, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108। कितनी है? 108। अगला क्वेश्चन बताओ, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कौन से उपनिषद में है? आश्रम व्यवस्था बताई थी कल, जवालोपनिषद लिखवाया था नहीं लिखवाया? जवालोपनिषद में किसका उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की थी। पहला आश्रम कौन सा था? ब्रह्मचर्य या बाल आश्रम था? पहला कौन सा था? ब्रह्मचर्य या बाल आश्रम था। दूसरा गृहस्थ आश्रम था। तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम था। चौथा कौन सा था? संन्यास आश्रम था। अच्छा अगला क्वेश्चन बताओ सत्यमेव जयते क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन सी लिपि में है? देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में है? देवनागरी लिपि में है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताओ, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति है। कौन सा है? मनुस्मृति। इतिहास का सबसे विवादित ग्रंथ किसे माना जाता है? मनुस्मृति को माना जाता है। किसे माना जाता है? मनुस्मृति को माना जाता है, ठीक है। अच्छा चलो अगला लिखो। अब लिखो बोले 3 यज्ञ 2 यज्ञ बता दिए थे। आ जाओ, राजसु यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। राजसु यज्ञ बता दिया था, अश्वमेध यज्ञ बता दिया था। क्यों? अगला हेड डाल दो, वाजपेयी यज्ञ। हाँ बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा रहे। आ जाओ, वाजपेयी यज्ञ हेड। वाजपेयी यज्ञ ऐसे करके लिखा जाएगा, वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ हेड डाल दो पूरा। वाजपेयी यज्ञ तीसरा है ना? हाँ तीसरे नंबर पे हेडिंग डालनी, वाजपेयी यज्ञ। अब देखो वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? जो राजा होता है, राजा की शक्ति बढ़ाने के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता है। जैसे मान लो राजा अत्यधिक बूढ़ा हो गया है, ठीक है, राजा के सम्मान को बढ़ाने के लिए, जैसे राजा अत्यधिक बूढ़ा हो गया है, ठीक है, तो उसका सम्मान कैसे बढ़ाया जाए, तो इसलिए कौन सा यज्ञ होता है? वाजपेयी यज्ञ होता है। इसमें क्या होता है? एक रथ दौड़ होती है। क्या होती है? रथ दौड़। इसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं और साथ में, बात बंद करो इधर ध्यान दे लो, और साथ में राजा भी भाग लेता है और इसमें विजय किसकी होती है? राजा की विजय होती है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा? वाजपेयी यज्ञ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ किसके लिए होता है? राजा के सम्मान को बढ़ाने के लिए। राजा के सम्मान को बढ़ाने के लिए इसमें क्या होगा? एक रथ दौड़ होगी। क्या होगी? रथ दौड़। और विजयी कौन होगा? राजा ही विजयी होगा। ये क्लियर है, बाकी और कोई आगे नहीं निकल सकता, फिक्स होता है पहले से। तो देखो ये यज्ञ राजा के सम्मान को आ जाओ बढ़ाने के लिए किया जाता है। बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये यज्ञ राजा के सम्मान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें रथ दौड़ का आयोजन होता है।
जिसमें राजा ही विजयी होता है। इसमें रथ दौड़ का आयोजन होता है, जिसमें राजा ही विजयी होता है, जिसमें राजा ही विजयी होता है। लिख लिया? अगला हेडिंग डाल दो तुम, अग्निहोष्टम यज्ञ। 4 नंबर पे हेडिंग डालो, अग्निहोष्टम यज्ञ। अब देखो ये अग्निहोष्टम यज्ञ क्यों होता है? जैसे जो राजा होता है, राजा मान लो राजा बहुत दिनों से युद्ध वगैरह लड़ रहा है, युद्ध लड़ने के बाद राजा थक जाता है, ठीक है, और बहुत दिनों से उसे अच्छा खान पान नहीं मिलता है, जिसकी वजह से शक्ति मतलब कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो ये यज्ञ राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, राजा मांस मदिरा का सेवन करता है, ठीक है, समझ गए? पशुओं का मांस वगैरह होता है उसका सेवन करता है, ठीक है, मदिरा का सेवन करता है। शक्ति को बढ़ाने के लिए ये यज्ञ किया जाता है राजा में, ठीक है। तो देखो ये यज्ञ राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये यज्ञ राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें पूर्णिमा के दिन बलि दी जाती है और राजा इसमें पूर्णिमा के दिन बलि दी जाती है और राजा सोमरस व मांस का सेवन करता है। सोमरस व मांस का सेवन करता है। सोमरस शराब के लिए बोला जाता है, ठीक है, व मांस का सेवन करता है, लिख लिया? अगला हेडिंग डाल दो, पुरुष मेध यज्ञ। 5वां यज्ञ पुरुष मेध यज्ञ। पुरुष मेध यज्ञ। आप देखो ये 5वां जो यज्ञ है पुरुष मेध यज्ञ, ये क्यों होता है? तो जो साम्राज्य होता है, साम्राज्य राजा का साम्राज्य होगा, तो साम्राज्य को भूत प्रेतों के साए से बचाने के लिए, समझ गए, प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए ये यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञ में राजा क्या करता है? देखो राजा बलि देता है। क्या देता है? बलि देता है 25 पुरुषों की। कितने पुरुषों की? 25 पुरुषों की बलि दी जाती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पुरुष मेध यज्ञ कहा जाता है। जैसे साम्राज्य में भूत प्रेत का साया ना हो, भूत प्रेत का साया टल जाए, हट जाए, ठीक है, इसलिए ये यज्ञ किया जाता है। 25 पुरुषों की बलि दी जाती है। मतलब अपने मौत से मरते हैं वो भूत नहीं बनते, जो जिसे मारा जाता है वो भूत बनते हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह है, फर्जी है, ठीक है। तो लोग मरते हैं, मारा जाता है, ऐसा कुछ नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग विश्वास रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो सब जिसे भी ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत आते हैं, वो सब मानसिक रोगी होते हैं, ठीक है। हिस्टीरिया नामक एक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण अगर दिमाग में जो ख्याल आते हैं वो वास्तव में दिखाई देने लगता है। तुमने एक फिल्म देखी होगी, कौन सी वाली? अक्षय कुमार की फिल्म थी, कौन सी यार, भूल गया मैं, याद नहीं आ रहा। हाँ, उसमें वो जो महिला होती है वो हिस्टीरिया नामक बीमारी से ग्रस्त होती है, तो वो अपने मनगढ़ंत ही एक कहानी बना लेती है और उसमें वो एक दूसरी स्त्री होती है, उसकी आत्मा उसके अंदर आ जाती है। उसे ये लगता है कि पिछले जन्म में मैं ये थी, और वैसा ही वो सब कुछ करने लगती है। करती नहीं करती है, तो उसके अंदर कोई भूत प्रेत थोड़ी होता है। तो भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब फर्जी अफवाह होती है, सारे मानसिक रोगी होते हैं, ठीक है। ऐसा भूत प्रेत होते तो अब तक दुनिया खत्म कर दी होती, उन्होंने कर दी होती, नहीं कर दी। ऐसा भूत प्रेत जो है महिलाओं पर ही ज्यादा आते हैं, उनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाने के लिए भूत प्रेत का ढोंग बजाया। ऐसा कुछ नहीं, तुम अपना मार कर लो, सही नहीं चल रहा है। चलो देखो
देखो पुरुष में देख लिख लिया। देखो इसमें राजा, इसमें राजा अपने साम्राज्य को भूत प्रेत और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए, इसमें राजा अपने साम्राज्य को भूत प्रेत और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए 25 पुरुषों की बलि देता है, 25 पुरुषों की बलि देता है। 25 खंबे होते हैं, उनपे पुरुषों को बांध के लटका दिया जाता है और राजा उनकी गर्दन काट देता है। ठीक है, तो वो हो जाती है बलि। समझ गए? तो पुरुष में यज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरुष में यज्ञ कहलाता है। चलो हो गए, यज्ञ हो गए। अच्छा अब तुम डाल दो अगला चैप्टर। अब देखो मैंने सिलेबस दिया था कल, तुम्हें सिलेबस पता चला गया होगा क्या था सिलेबस। सर इसका विरोध नहीं करता था कोई? 25 पुरुषों की बलि राजा का विरोध कर सकता है कोई? वो भी उसकी भी बलि चढ़े जो विरोध करेगी। इस समय तुम प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हो, जेल में डाल दिया जाएगा उठा के, वो राजा है नो, कुछ भी करे वो सब सही है। हाँ बेटा बताओ क्या आप कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अभी विरोध करोगे तो तुम उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। समझ लो उसी समय की तरह हिसाब चल रहा है। चलो डालो, हेडिंग डाल दो। अब देखो तुम्हारे सिलेबस में जो प्राचीन हिस्ट्री है, प्राचीन हिस्ट्री का सिलेबस मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो इसमें स्टोन एज था पहला चैप्टर, ठीक है। स्टोन एज के बाद दूसरा चैप्टर था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। समझ गए? सिंधु घाटी की सभ्यता के पश्चात इसमें था वैदिक एरा, मतलब वैदिक काल। वैदिक एरा को दो पार्टों में डिवाइड किया गया था, ऋग वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा, उत्तर वैदिक एरा बोला जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल ये पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। उसके बाद अगला चैप्टर जो है, क्योंकि सीमित क्लासेस में 25 क्लास में निपटाना है सिलेबस, तो उन्होंने एक सिलेबस बना के दिया, उसी हिसाब से पढ़ाना है। तो जो 4 चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में थे वो मैंने करा दिए। ये अगला जो चैप्टर है वो मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्य वंश। कौन सा वंश है? मौर्य वंश है इसमें प्राचीन हिस्ट्री में। अगला किसी को भी सिलेबस देखना हो वो देख सकता है, मैंने दे दिया। किसके पास है सिलेबस? उनके पास है। जिस किसी को भी देखना हो वो देख सकता है, उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। या तुम चाहो तो मेरा ये वाला नंबर नोट कर लेना, इस पर मैसेज कर देना, मैं तुम्हें डाल दूंगा। सर आप डाल दीजिए। मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ ना, टीचर उसमें कोई ऐड नहीं। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। लिख के भेज देना कि सर भेज दो। तो हो सकता है फिलहाल। चलो आ जाओ जल्दी। ये नंबर नोट कर लो, जिसे भी चाहिए हो इस पे हाय का मैसेज भेज देना कि ना सिलेबस भेज दो, सब मैं भेज दूंगा। ठीक है, तुम्हारे पास है, तुम डाल दो ग्रुप पे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप एडमिन नहीं होंगे ना, तो ओनली एडमिन वाला होगा। हाँ ओनली एडमिन का सेम करके होगा। ठीक है बेटा जल्दी बैठना। अरे जिसे भी चाहिए हो तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा उसके पास। ठीक है, कुछ भी कर दो। हाँ ये मेरा नंबर है, हाँ सेव कर लो, इस नंबर पे सेंड कर देना, मतलब हाय का मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। चलो आप बात बंद करो और इधर देहांत हो गया। हेडिंग डालो मौर्य वंश, इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, मौर्य वंश हेडिंग डालो, मौर्य वंश। मौर्य वंश वैसे बीच में अभी 2-4 और थे, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए वो शायद छोड़ दिए रहे होंगे। समझ गए? चलो समझोगे पहले। देखो आप ध्यान दोगे, इधर बात कोई नहीं करेगा, आराम से समझेंगे पहले, लिखवा मैं दूंगा बाद में। ठीक है, अब समझोगे। देखो मौर्य वंश की स्थापना कैसे होगी। देखो मौर्य वंश का जो समय होगा, टाइम पीरियड होगा, तो 322 BC से 185 BC तक का होगा। 322 BC से 185
फिर 86 BC तक का जो समय होगा वो मौर्य वंश का होगा, समझ गए। और ये जो मौर्य वंश होगा इसका उदय होगा, पूछा जाए कहाँ पर, तो मगध, तुमने सुना होगा मगध, सुना नहीं सुना, मगध में होगा। कहाँ होगा? मगध में। मगध में मौर्य वंश का उदय होगा। आप देखो, समझो पहले हुआ क्या, देखो ये जो मगध था, मगध पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। समझ आ रहा है? अब देखो मगध में इस समय 322 BC में मगध की गद्दी पर बैठा हुआ है शासक, जिसका नाम है नंद वंश का शासक है। कौन है? नंद वंश का शासक है। और ये अंतिम शासक होगा नंद वंश का, अंतिम शासक। अंतिम शासक जिसका नाम क्या होगा? धनानंद। क्या होगा? धनानंद। मगध की गद्दी पर नंद वंश का अंतिम शासक इस समय धनानंद बैठा हुआ है। समझ रहे हो? हाँ सर। देखो हुआ क्या था, मौर्य वंश कैसे करके आया समझ लो, इसके पीछे कारण है, ठीक है। हुआ क्या था, देखो तुम्हें पता है भारत में 326 BC में पंजाब पर आक्रमण किया था। किसने? सिकंदर ने आक्रमण किया था। याद है सिकंदर? सुना है सिकंदर। अलेक्जेंडर थर्ड सिकंदर का वास्तविक नाम था। तो देखो हुआ क्या, सिकंदर विश्व विजय के अभियान पर आया था। किसके अभियान पर निकला था? विश्व विजय के अभियान पर निकला था। ध्यान दोगे इधर। तो तुम्हें पता है जम्मू कश्मीर में ऐसे करके 5 नदियां बहती हैं, ठीक है। ये 5 नदियां, ये सबसे ऊपर कौन सी नदी है? झेलम नदी है। वो झेलम में ये सबसे ऊपर सिंधु होगी। कौन होगी? सिंधु। सिंधु नदी है। सिंधु के नीचे कौन सी बह रही है? झेलम बह रही है। झेलम के नीचे कौन बह रही है? चिनाव। और चिनाव के नीचे रावी। और रावी के नीचे कौन सी है? ब्यास। ऐसे करके ये नदियां बह रही हैं, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास। समझ गए? तो देखो सिकंदर आएगा भारत, बात बंद करो। सिकंदर यूनान का रहने वाला था। यूनान में एक जगह है मैसेडोनिया या मकदूनिया बोला जाता है उसे, वहां का रहने वाला था सिकंदर। अब सिकंदर जब बड़ा हुआ तो उसने विश्व विजय का, क्योंकि उसके पिता जो थे फिलिप सेकंड, वो मकदूनिया के राजा थे। उनकी 335 BC में मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के पश्चात सिकंदर गद्दी पर बैठ गया 335 BC में। सिकंदर गद्दी पे बैठा तो सिकंदर एक बहुत ही पराक्रमी और बहुत शक्तिशाली शासक था। वो विश्व विजय का सपना देख रहा था, वो विश्व विजेता बनना चाहता था, ठीक है। इसी क्रम में उसने क्या किया, गद्दी पे बैठा 2 साल में बहुत विशाल सेना बनाई। विशाल सेना बनाने के पश्चात उसने क्या किया, विश्व विजय का अभियान स्टार्ट किया। और अब वो क्या करेगा, अब वो सबसे पहले ईरान को जीतेगा। कैसे जीतेगा? ईरान को जीतेगा। ईरान के बाद मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट को जीतेगा। मिस्र को जीतेगा। मिस्र को जीतने के बाद फिर वो अगले बढ़ेगा और इधर सिंधु नदी के तट पर आएगा। किधर आएगा? सिंधु नदी के तट पर आएगा। समझ गए? सिंधु नदी के तट को पार करके, सिंधु नदी के तट को पार करके अब यहाँ झेलम नदी पर आएगा, झेलम नदी के तट पर, ठीक है। तो यहाँ पर पंजाब पड़ता है, ठीक है। पंजाब में एक राजा था पोरस। पोरस को पराजित करेगा। पोरस के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जी सर। पोरस को पराजित करने के बाद फिर अगले बढ़ेगा तो चिनाव नदी के तट पर आएगा और यहाँ पर छोटी छोटी जनजातियों से उसका युद्ध होंगे। और इन जनजातियों को पराजित करने के बाद फिर अगले बढ़ेगा, रावी नदी को पार करेगा। और रावी नदी के तट पर यहाँ भी क्या होगा, कई जनजातियां मिलेंगी, युद्ध होगा उनसे। और इन्हें पराजित करने के बाद सिकंदर की सेना बहुत अधिक घायल हो जाएगी। रावी नदी के से ही सिकंदर क्या करेगा, यहाँ आएगा व्यास नदी पर, लेकिन यहाँ व्यास नदी को पार नहीं करेगा। व्यास नदी से वापस उसकी सेना क्या होगी, लौट जाएगी। तो इसी बीच क्या होगा, देखो तक्षशिला था। तक्षशिला था, क्या था? तक्षशिला। तक्षशिला का राजा था अंबी। कौन था? अंबी। अंबी का प्रधानमंत्री था चाणक्य। तो अंबी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसी बीच व्यास नदी के पार आ जाओ तो ये तुम्हारा मगध साम्राज्य स्थित है। क्या स्थित है? मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में इस समय कौन शासन कर रहा है, तो तुम्हें पता है धनानंद शासन कर रहा है। कौन शासन कर रहा है? धनानंद। यहाँ से ये चिनाव नदी से यहाँ से आएगा कौन? चाणक्य इसके पास, और इसे समझाएगा कि ऐसा है। देखो सिकंदर विश्व विजय के अभियान पर निकला हुआ है और उसने पंजाब के शासक पोरस को पराजित कर दिया है। यहाँ पंजाब से आके, यहाँ पंजाब के शासक, और बाद में उसने तक्षशिला के शासक अंबी ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सब बताएगा उसे और कहेगा मेरे पास ऐसी योजना है कि अगर तुम उस योजना से, क्योंकि वो
सिकंदर आ रहा था मगध पे अटैक करने, व्यास नदी को पार करके मगध पर अटैक करता सिकंदर। उससे पहले ही चाणक्य आ गया। चाणक्य ने धनानंद को समझाया कि मेरे पास एक प्लान है, अगर उस प्लान के अकॉर्डिंग तुम लड़ोगे तो तुम सिकंदर को पराजित कर दोगे। तो धनानंद बहुत ही घमंडी शासक था भाई, एक बड़े साम्राज्य का शासक था मगध का। तो उसने क्या किया, चाणक्य की बेइज्जती की। उसने कहा, क्योंकि चाणक्य उस समय तक्षशिला में था और तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय में टीचर था, शिक्षक था, समझ गए। तो धनानंद ने बोला कि अब एक मामूली सा शिक्षक मुझे बताएगा कि मुझे कैसे युद्ध लड़ना है, एक राजा को समझाएगा, समझ गए। तो ऐसे करके उसकी बहुत बेइज्जती करता है। बेइज्जती करने के बाद सिपाहियों से कहता है इसे धक्का मार के बाहर निकाल दो। तो वो सिपाही उससे धक्का मुक्की करते हैं, उसकी चोटी की गांठ खुल जाती है चाणक्य की। तो चाणक्य को क्रोध आ जाता है। चाणक्य कहता है कि तुमने जो मेरी बेइज्जती की है और मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे जरूर लूंगा, मैं प्रतिशोध लूंगा, मैं एक दिन फिर वापस आऊंगा और तुम्हारे साम्राज्य को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, ठीक है। तो इस बात को सुन के घनानंद को हंसी आती है। वो कहता है ये शिक्षक पागल हो गया है, एक मामूली सा शिक्षक मेरा साम्राज्य मगध को बर्बाद करेगा, मगध के राजा को, इतने शक्तिशाली राजा को जिसके पास 50,000 की सेना है, उससे मुकाबला करेगा। तो ऐसे करके वो हंसता कहता है इसे बाहर उठा के फेंक दो। तो वो सिपाही उसे धक्का देके बाहर निकाल देते हैं, समझ लो। बाहर निकालने के बाद क्या होता है, चाणक्य जब वापस जा रहा होता है, ठीक है, तक्षशिला, तो मगध में ही रास्ते में उससे उसकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। किससे होती है? चंद्रगुप्त मौर्य से होती है, समझ गए। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर रहा होता है, वो बकरियां चरा रहा होता है। क्या चरा रहा होता है? बकरियां। मतलब ये चरवाहे, जो चरवाहे होते हैं, चरवाहे तो बहुत सारे चरवाहे मिलके, छोटे छोटे बच्चे थे, वो बकरियां चरा रहे थे। क्या चरा रहे थे? बकरियां चरा रहे थे। और वहीं पे वो इकट्ठे होकर खेल खेल रहे थे। कौन सा खेल खेल रहे थे? तो वो उस खेल का नाम था राजकिलम। क्या नाम था? राजकिलम। ये खेल खेल रहे थे। मतलब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनेगा और जो दूसरे छोटे छोटे बच्चे होंगे वो सामने बैठे होंगे, वो एक ऊंचे टीले पे बैठ के न्याय कर रहा होगा, सबकी समस्याएं सुन रहा होगा। चाणक्य ये बात दूर से देख रहा था। तो चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य की न्याय करने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी। उसने कहा यार ये तो, इसमें तो राजा बनने के गुण है, ये तो राजा बनने लायक व्यक्ति है, बहुत काबिल व्यक्ति है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य हो गया बहुत प्रभावित, समझ गए। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जिस चरवाहे के पास था, उस चरवाहे से चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कासार्पण मुद्रा में, कौन सी मुद्रा में? कासार्पण, बात बंद करो, कासार्पण मुद्रा में चंद्रगुप्त मौर्य को चरवाहे से चाणक्य ने 1000 कासार्पण मुद्रा में खरीद लिया। खरीद के अब उसे ले जाएगा वो अपने साथ तक्षशिला। कहाँ ले जाएगा? तक्षशिला। तक्षशिला में उसका एडमिशन करवाएगा, वहां तो उसकी पढ़ाई लिखाई होगी, सारी विधाओं में उसे निपुण करेगा, घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवार चलाना, सब में उसे परफेक्ट बना देगा चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य, समझ गए। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया क्योंकि बच्चा था जब लेके गया था, अब बड़ा हो गया है, तो अब सबसे पहला काम क्या करेगा? चाणक्य को पता था कि जो तक्षशिला है, सबसे पहले तक्षशिला पर ही अटैक करवाएगा चाणक्य। कहेगा तक्षशिला पे अटैक करो, पहले तक्षशिला पे अधिकार करो। तो ऐसे करके चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य क्या करेगा? तक्षशिला पे अटैक करवाएगा और तक्षशिला पर अधिकार कर लेगा चंद्रगुप्त मौर्य, समझ गए। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री राजगुरु बन जाएगा चाणक्य। तक्षशिला पे शासन करने लगेगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तक्षशिला पे शासन करने के बाद तक्षशिला के आसपास जितने भी छोटे मोटे राजा थे, उन सारे राजाओं को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करके बहुत बड़ा साम्राज्य बना देगा वहीं पर। अब धन दौलत इकट्ठा कर लेगा, सेना जुटा लेगा, ठीक है, क्योंकि चाणक्य का उद्देश्य क्या है? मगध पर आक्रमण करना। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पे घनानंद से युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया है नहीं? तो अब सीधे चंद्रगुप्त मौर्य से कहेगा चलते हैं, बिहार में मगध साम्राज्य है और मगध पे आक्रमण करेंगे, और मगध बहुत ही बड़ा साम्राज्य, अगर उस पर अधिकार कर लिया तो हम पूरे भारत पे अधिकार कर लेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के कहने से जाता है, मगध पर अटैक करता है 322 बीसी, समझ गए। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के साथ जाता है और मगध पर अटैक करता है, मगध के राजा धनानंद को पराजित कर देता है, ठीक है। पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के सामने घनानंद खड़ा होता है, उसकी आंखों में डर होता है, उसका शरीर कांप रहा होता है, ठीक है। तभी चाणक्य पीछे से आता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है।
फिर कहता है धनानंद से पहचाना मुझे? सर उनका ये बेटा था। किनका बेटा था? चंद्रगुप्त जो था वो धनानंद का बेटा था ना। हाँ सर, ऐसे तो सर पूरा नाम की कोई स्त्री थी, उनका लड़का था धनानंद की शादी। वो सब अफवाह है। उसकी माता का नाम मुरा था, ठीक है, आप ऐसा कुछ नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का बेटा, उसका धनानंद का बेटा नहीं था, ठीक है। धनानंद कौन था? शूद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? क्षत्रिय था। बात बंद करो। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? क्षत्रिय था। और धनानंद कौन था? शूद्र था, ठीक है। ऐसा हुआ, देखो बताता हूँ मैं तुम्हें धनानंद कौन था, क्योंकि अधूरा पढ़ा रहा हूँ इसलिए तुम्हारी समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ था, देखो शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश का में एक शासक था कालासुर। कौन था? कालासुर। ध्यान दो इधर। तो ये जो कालासुर था, देखो समझो, इस कालासुर के यहाँ एक नाई कार्य करता था, नाई, ठीक है। और उस नाई का नाम था अग्रसेन। क्या नाम था? अग्रसेन, ठीक है। अब कालासुर की जो रानी थी, इस क्योंकि ये दरबारी नाई था ना, ये राजा के बाल वगैरह काटता था, ठीक है, सेविंग वगैरह करने का कार्य था अग्रसेन का। तो राजा की जो रानी थी कालासुर की रानी को इस अग्रसेन, क्योंकि ये देखने में लंबा चौड़ा था, शक्तिशाली था, स्मार्ट दिखता था और खूबसूरत था, तो इस रानी को इस अग्रसेन से हो गया प्रेम। समझ गए? तो बात बंद करो, इधर ध्यान दे लो इधर। तो इस अग्रसेन से रानी को प्रेम हो गया। तो इस अग्रसेन ने क्या किया? इस रानी की सहायता से कालासुर की हत्या कर दी। समझ गए? शिशुनाग वंश खत्म हो गया। कालासुर की हत्या करने के बाद ये अग्रसेन बहुत ही होशियार था। इसने क्या किया? इसने इस रानी और इसके साथ में इसके जो पुत्र थे, उन सारे पुत्रों की भी हत्या कर डाली, क्योंकि इसने कहा कि जब तुम अपने पति की नहीं तो मेरी कहां से हो जाओगी, जब तुम्हारा भी नंबर है, ठीक है। समझ गए? तो इस अग्रसेन ने बात बंद कर, इस अग्रसेन ने क्या किया? इस अग्रसेन ने इस रानी के साथ साथ इसके जो उत्तराधिकारी थे पुत्र, इन सब की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद क्या किया? इसने मगध पर नंदवंश की नींव डाल दी। इस वंश की नंदवंश की नींव डाल दी। और यही अग्रसेन पुराणों में बताया गया है, ये अग्रसेन जो था यही महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद। समझ गए? तो यानी कि नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। तो ये कौन था? शूद्र था महापद्म नंद, ठीक है। और महापद्म नंद के 8 बेटे थे। कितने बेटे थे? 8 बेटे थे। 8वां बेटा जिसका नाम क्या था? धनानंद था। क्या नाम था? धनानंद, ठीक है। और जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में क्षत्रिय बताया, वो एक देखो इतिहास जो है वो अनुश्रुतियों और अफवाहों से भरा हुआ है। इतिहास में बहुत सारा झूठ है। तो तुम, मैं ये नहीं कह सकता कि तुम जो बोल रही, तुम्हें किसी ने कहानी सुनाई होगी तो वो झूठ भी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें केवल बुक्स से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें किताबों की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। किताबों में थोड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, सही है, हालांकि इसमें भी बहुत सारा झूठ हो सकता है, लेकिन भाई जो मान रहा है हम वो पढ़ रहे हैं, क्यों? तो अब नंद, क्योंकि मगध पर 9 नंद वंश के शासकों ने शासन किया था, जिनमें 8 महापद्म नंद के पुत्र थे। 8वां पुत्र कौन था? धनानंद था, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासन था धनानंद, ठीक है। तो इस धनानंद, हाँ, अब अगले हम अभी कहाँ पे थे? हाँ, तो मैंने बताया अब क्या होगा, देखो कब आ रहा है? हाँ, तो चाणक्य सुधा, चाणक्य आएगा सामने, चाणक्य कहेगा पहचाना मुझे, तो धनानंद को एकदम याद आएगा कि अरे यार ये इस सबके पीछे ये व्यक्ति है, ये आज भी ये बात नहीं भूला था। तो वो समझ गया कि हाँ, मेरी बर्बादी में सारा हाथ किसका है? चाणक्य का है। तो चाणक्य उसी के सामने फिर अपनी चोटी में गांठ लगाता है, नहीं तो उसने पता चोटी में गांठ नहीं लगाई थी, कसम खा ली थी उसने, क्यों? और फिर चंद्रगुप्त मौर्य से कहता है कि काट दो इसकी गर्दन। तो चंद्रगुप्त मौर्य उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है तलवार से, समझ गए? और ऐसे करके 322 BC में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, समझ गए? बात बंद करो, इधर ध्यान दो। तो ये समझ आया मौर्य साम्राज्य कैसे आया? समझ गया सर। आ गया समझ? कौन था? धनानंद था। धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की थी और चाणक्य ने अपना बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, क्यों? और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने क्या किया? मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, मगध साम्राज्य से नंदवंश का खात्मा कर दिया।
उसने कहा कि मैं नंद वंश का खात्मा करके ही चैन से बैठूंगा। उसी दिन से वो इसी में लगा हुआ था कि कब टाइम आएगा कब, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य मिल गया, उसे तैयार कर लिया और तैयार करने के बाद मगध को पे क्या हुआ, मौर्य वंश की नींव पड़ गई। ठीक है, मौर्य वंश का की स्थापना हो गई। चाणक्य जो है वही तो है विष्णुगुप्त जिन्हें कहा जाता है। हाँ, अभी सब बताऊंगा। विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य को अर्थशास्त्र की रचना की थी। चाणक्य ने संस्कृत भाषा में लिखा गया है अर्थशास्त्र। ठीक है, 6000 श्लोक है अर्थशास्त्र में, 15 अधिकरण और 180 प्राधिकरणों में विभाजित पुस्तक है। राजनीति पर लिखा गया है, भारत का प्रथम ग्रंथ है। और इन्हें भारतीय अर्थशास्त्री कहा जाता है पहले। भारतीय यार अर्थशास्त्री कहाँ से होगा, उसमें राजनीति की जानकारी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक, उसका नाम है, उसमें राजनीति की जानकारी, अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। वो दोनों से सभी संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, राजनीति दी हुई है। बीए में फिर गलत पढ़ा दिया। क्या पढ़ाया बताओ? इंडियन जो इकोनॉमिक्स है उसके जो जनक कहा जाता है उन्हें एडम स्मिथ को विश्व में अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। लेकिन जो इंडियन इकोनॉमिक्स का जनक अर्थशास्त्र पुस्तक लेकिन अर्थशास्त्र तो राजनीति की पुस्तक है। कुछ भाग थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था का दिया हुआ है उसमें, लेकिन जाना ये राजनीतिक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। भारत में पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है? वो अर्थशास्त्र है, जबकि नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों चीजें सम्मिलित है। समझ गए? चलो पहले इतना लिखो, तभी अगले बताते हैं। क्यों? पहले इतना लिखो, बोले मैं देखो लिखवाऊंगा तब मैंने इसमें बता दिया जाता है। इसमें इस सिलेबस में बहुत धर्म धर्म नहीं है। ठीक है, आते हैं, लेकिन मैं तो बताओ प्राचीन हिस्ट्री की मात्र कितनी 9 क्लासें हैं, कितनी 8 क्लासें हैं, और 9 क्लास में हो जाएगा सब कुछ। बताओ जितना बताया उसमें सिलेबस में उतना पढ़ा दे रहा हूँ मैं। बाद में टाइम बचेगा तो देखा जाएगा। ठीक है, जो भी टॉपिक बोलो पढ़ा दिया, समझ गए? चलो देख देखो, समझाऊंगा मैं, ज्यादा लिखाऊंगा कम। सही है, चलो हेडिंग डालो। डाल दिया मौर्य वंश। हेडिंग डालो संस्थापक। हेडिंग डालो संस्थापक। हेडिंग डालो संस्थापक और डैश करके लिखो मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। इसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से 322 बीसी में नंद वंश के 322 बीसी में नंद वंश के अंतिम शासक नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर दी और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर दी और मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। 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 हाँ बेटा बोलो। हाँ तो हत्या ही तो की थी उसने भाई, हत्या करके ही तो गद्दी पे बैठा था। पराजित किया था तो पराजित करने के बाद तो हत्या की थी नहीं। चलो बात बंद करो। अब देखो जानकारी के स्रोत, अगला हेडिंग डालो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत।
केवल हेडिंग डाल दो जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत। ये सब मैंने जो बताया वो चंद्रगुप्त मौर्य के सामान्य परिचय में लिखा दूंगा अभी, ठीक है। हेडिंग डालो तुम जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत में सबसे पहले लिखो नंबर 1 अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, हाँ नंबर 1 अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में बताऊंगा ना थोड़ा, ठीक है। हेडिंग डाल दो अर्थशास्त्र। देखो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? चाणक्य ने की है। किसने की है? चाणक्य ने की है, ठीक है। चाणक्य जो है, चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य इन नामों से भी जाना जाता है। लेकिन ध्यान दो, अगर पूछे चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम, तो चाणक्य का वास्तविक नाम अजय था। क्या था? अजय, ठीक है। चाणक्य को बात मत करो, चाणक्य को द्विजर्षभ के नाम से भी जाना जाता है। द्विजर्षभ, चाणक्य को द्विजर्षभ के नाम से भी जाना जाता है। द्विजर्षभ के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्राह्मण से लगाया जाता है इसका अर्थ। किससे लगाया जाता है? ब्राह्मण से लगाया जाता है, द्विजर्षभ, ठीक है। तो ये सब चाणक्य के नाम है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, अजय, द्विजर्षभ, इन सब नामों से किसे जाना जाता है? चाणक्य को जाना जाता है, ठीक है। चाणक्य के जो पिता थे, पिता का नाम था चड़क। पिता का नाम क्या था? चड़क। और इसकी माता का जो नाम मिलता है वो चड़की मिलता है। माता का नाम क्या मिलता है? हाँ, या ऐसे करके बात बंद करो। चड़की या चाणेश्वरी के नाम से जाना जाता था इसकी माता को। बात बंद करो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की भाषा, अर्थशास्त्र जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। अगर पूछे इसकी भाषा क्या है, तो अर्थशास्त्र की भाषा है संस्कृत। अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मैंने बताया था इसमें 15 अधिकरण हैं। कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं और 180 प्राधिकरण हैं। अधिकरण का मतलब 15 चैप्टर, 15 अध्याय हैं और वो 15 अध्याय 180 सब क्लॉज में बटे हुए हैं। जैसे एक अध्याय में खंड का, खंड खा, खंड गा, ऐसे करके, ठीक है। तो टोटल 15 अध्याय में कितने? 180 प्राधिकरण बनाए गए हैं। कितने? मतलब जैसे एक पार्ट होता है चैप्टर, तो उस चैप्टर को का, खंड का, खंड खा, खंड गा, ऐसे करके बांट दिया जाता है। ऐसे वो 15 अध्याय को 180 प्राधिकरणों में बांटा गया है। कितने प्राधिकरणों में? 180 प्राधिकरणों में बांटा गया है। और साथ में इसमें टोटल कितने श्लोक हैं? 6000 श्लोक हैं। तो अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण। 15 अधिकरण, अध्याय समझ लो। फिर इन 15 अधिकरणों को 180 प्राधिकरणों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? 180 प्राधिकरण। और श्लोक पूछे तो कितने हैं? 6000 श्लोक हैं। 6000 श्लोक हैं, समझ गए। इस अर्थशास्त्र से मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में? अर्थव्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है। समझ गए। भारतीय राजनीति पर लिखा गया ये प्रथम ग्रंथ है। भारतीय राजनीति पर लिखा गया, भारतीय राजनीति पर लिखा गया ये प्रथम ग्रंथ है। प्रथम ग्रंथ है, भारतीय राजनीति पे लिखा गया ये प्रथम ग्रंथ है, ठीक है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र को इसमें पोलीव्रोथा कहकर पुकारा गया है। क्या पुकारा गया है? पोलीव्रोथा। पोलीव्रोथा ये नाम लूसेंट में भी मिल जाएगा तुम्हें। पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है इसमें? पोलीव्रोथा कहकर पुकारा गया है। समझ गए।
पहले इतना लिखो तभी अगले बताते हैं। हाँ नहीं हेडिंग डालो, अर्थशास्त्र मैं बोल के लिखवा रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं लिखवा रहा हूँ। देखो हेडिंग डाल दो अर्थशास्त्र और डैश करके लो इसकी रचना। जानकारी के स्रोत। हाँ जानकारी के स्रोत में पहला हेडिंग डालो अर्थशास्त्र और डैश करके लिखो इसकी रचना चाणक्य के द्वारा की गई है। इसकी रचना चाणक्य के द्वारा की गई है। चाणक्य के द्वारा की गई है। चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य, द्विजर्षभ आदि नामों से भी जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य, द्विजर्षभ आदि नामों से भी जाना जाता है। ये सामने लिखा हुआ है द्विजर्षभ। चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य और द्विजर्षभ के नाम से भी जाना जाता है। द्विजर्षभ का मतलब क्या होता है? द्विजर्षभ का मतलब होता है ब्राह्मण से ही लगाया जाता है, कोई देख लेना ब्राह्मण करके है कुछ, ठीक है, ब्राह्मण के लिए बोला जाता है द्विजर्षभ, ठीक है, लिख लिया। तथा इसका वास्तविक नाम अजय था। वास्तविक नाम अजय था। वास्तविक नाम अजय था। वह पिता का नाम चणक और माता का नाम चड़की या चाणेश्वरी मिलता है। पिता का नाम चणक व माता का नाम चड़की या चाणेश्वरी मिलता है। चड़की या चाणेश्वरी मिलता है। चड़की या चाणेश्वरी मिलता है। लिखो नई लाइन से लिखना। अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति पर लिखा गया। अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। भारतीय राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है, जिससे मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, राजनीति और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, राजनीति और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। शासन व्यवस्था, राजनीति और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये 15 अधिकरण, 180 प्राधिकरण और 6000 श्लोकों में विभाजित है। 15 अधिकरण, 180 प्राधिकरण में विभाजित है, इतना लिखना केवल। 15 अधिकरण, 180 प्राधिकरण में विभाजित है व इसमें 6000 श्लोक दिए गए हैं। ये 15 अधिकरण लिखो। ये 15 अधिकरण, 180 प्राधिकरण में विभाजित है और इसमें 6000 श्लोक दिए गए हैं। और इसमें 6000 श्लोक दिए गए हैं। लिख लिया। अब देखो ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र की तुलना जो है वो अरस्तु है। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी है द पॉलिटी से की जाती है, ठीक है। और एक यूनानी लेखक था मैकियावेली। क्या था? मैकियावेली।
मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक लिखी है, तो इन दो पुस्तकों से की जाती है। इसीलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कहा जाता है। देखो ध्यान दो, एक लेखक था, यूनानी लेखक, जिसका नाम था मैकियावेली। हम बैठे नहीं कर सकते। इस मैकियावेली ने क्या लिखी है? द प्रिंस पुस्तक। कौन सी पुस्तक? द प्रिंस पुस्तक, ठीक है। और अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अरस्तु ने लिखी है द पॉलिटी। कौन सी पुस्तक लिखी है? द पॉलिटी। तो इन दोनों पुस्तकों से अर्थशास्त्र की तुलना होती है। किसकी तुलना होती है? अर्थशास्त्र की तुलना होती है। इसीलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। चलो देखो, अर्थशास्त्र की तुलना, अर्थशास्त्र की तुलना, अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस और अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस और अरस्तु की पुस्तक द पॉलिटी से की जाती है। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस और अरस्तु की पुस्तक द पॉलिटी से की जाती है। अरस्तु की पुस्तक द पॉलिटी से की जाती है। अरस्तु की पुस्तक द पॉलिटी से की जाती है। इसीलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इसीलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। लिख लिया? अगली पुस्तक का नाम डालो, इंडिका। इंडिका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आई हुई पुस्तक है, ठीक है। इंडिका, इंडिका डाल दिया? आप देखो, ध्यान दो, इंडिका देखो, ईरान है, ईरान, सॉरी सीरिया, हाँ ईरान के आसपास ही पड़ता है। सीरिया से एक विदेशी यात्री भारत आया था, जिसका नाम था मेघस्तनीज। क्या नाम था? सुना नहीं सुना? मेघस्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? मेघस्तनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इंडिका। तो इस इंडिका से भी किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेघस्तनीज आया था। कौन आया था? मेघस्तनीज आया था, सीरिया से आया था। कहां से आया था? सीरिया से। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। पूछा जाएगा इंडिका पुस्तक से किसके बारे, किसका इतिहास पता चलता है? तो मौर्यों का इतिहास पता चलता है। किसका इतिहास पता चलता है? मौर्यों का। और इसी में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया है। क्या कहा गया है? पोलीब्रोथा। ये वो वहां को मैंने जल्दी में गलत बता दिया था, यहाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया है। मेघस्तनीज ने पोलीब्रोथा कहा है। किसने कहा है? अर्थशास्त्र में नहीं, इंडिका में कहा गया है। चलो लिखो जल्दी, हेड डाल दो इंडिका और डैश करके लिखो। इसका रचनाकार मेघस्तनीज है। इसका रचनाकार मेघस्तनीज है। क्या पूछो? सर जी पूछ दे रहा था, क्लियर काम हमारे ऊपर लग रहा है। अगर हम पूछते तकदी तो आप फर्नांडिस, क्या नाम है उसका? वो कहाँ से आई हुई है? क्या चीज? क्या चीज? जो हीरोइन है ना, एक जैकलीन करके। जैकलीन फर्नांडीज श्रीलंका की है। हाँ। और बताओ, लिखो जल्दी। ले वो बात बंद करो, लिख लिया? हाँ, मैंने क्या बोला था अभी? इसका रचनाकार मेघस्तनीज है, जो सीरियन
सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ऐसे करके लिखो, देखो इधर, सीरियन नरेश सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सीरियन नरेश सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो सीरियन नरेश सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। भारत आया था। ये भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत था। लिखो, ये भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत था। भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत था। मेघस्तनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीग्रोथा कहा है। मेघस्तनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीग्रोथा कहा है। पाटलिपुत्र को पोलीग्रोथा कहा है। मेघस्तनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीग्रोथा कहा है। पाटलिपुत्र को पोलीग्रोथा कहा है। पोलीग्रोथा कहा है। अरे मगध की, ये सब बता दूंगा। मगध की राजधानी थी, मगध की कई राजधानी थी। गिरिब्रज थी, गिरिब्रज के बाद वैशाली हुई, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र हुई। ठीक है, सब बता दूंगा, लिखते जाओ। ये लिखा पोलीग्रोथा। जो डाउट आता है वो रह जाता था, नहीं आता। क्यों रह जाएगा? पूछो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तभी मैं ऑनलाइन स्कोर पूछ लेता हूँ। हाँ बिल्कुल पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लिया ये। सर इसे करंट में क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। पाटलिपुत्र उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था? उदयन ने। हर्यंक वंश का शासक था उदयन। ठीक है, समझ गए? बिहार में? हाँ, बिहार में है पाटलिपुत्र, पर्यटन स्थल है। ठीक है, इसका मतलब बिहार से पहले अमीर राज्य था ना? अमीर राज्य था पहले। अरे बिहार से भारत की प्राचीन राजनीति, प्राचीन इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार का। भाई बिहार और पश्चिम बंगाल, इलाहाबाद, प्रयागराज, यही तो सब है इतिहास पढ़ने लायक, प्राचीन इतिहास। गरीब दिखा रहा है सर। हाँ तो यार अब वो सर, तो बिहार में मगध क्षेत्र में झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब है। हाँ देखो, अरे बात बंद करो। देखो ऐसा होता था, सबसे पहले क्या था, पश्चिम बंगाल था। ठीक है, बंगाल प्रांत जानते हो नहीं जानते हो? तो देखो जो बंगाल प्रांत था, बंगाल के अंदर ही तुम्हारा बिहार था। बिहार था, छत्तीसगढ़ नहीं, बिहार छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, पश्चिम बंगाल था, बांग्लादेश, ये सबसे मिलके क्या बनता था? बंगाल बनता था। इन सबसे मिलके क्या बनता था? बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था। अब देखो, बात बंद करो। ये जो बिहार है, बिहार से अलग हुआ झारखंड। बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड। फिर देखो बंगाल के टुकड़े किए गए, बंगाल के दो भाग किए गए, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। और पूर्वी बंगाल जो है वो आज वर्तमान में बांग्लादेश है। वर्तमान में क्या है? तो बंगाल के दो टुकड़े किए गए, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल आजादी के बाद पाकिस्तान को दे दिया गया, वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। पाकिस्तान को बंटवारे में दो जगह जमीन दी गई थी।
एक तो इधर दी गई थी और एक इधर यहाँ पे दी गई थी, वो बांग्लादेश, ठीक है। तो पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। अरे ये वाला ऐसे करके चित्र है भारत का, ठीक है। ये वाला भाग ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता है और यहाँ पे बांग्लादेश होगा, वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है, समझ गए। बाद में फिर 1971 में लड़ाई हुई, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, सुना तुमने? तो इस पूर्वी पाकिस्तान को ही तो आजाद करा के बांग्लादेश बना दिया था। तो ये बंगाल का भाग था, किसका भाग था? बंगाल का। यानी कि अब जो बचा हुआ है वो पश्चिम बंगाल है। क्या है? यानी कि पश्चिम बंगाल की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। तभी तो वो कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं वहां से, है नहीं? तो ये था वो सब पॉलिटी में तुम्हें पढ़ाया गया होगा जब राज्य पढ़ाए होंगे सर ने, नहीं पढ़ाया गया। चलो इधर ध्यान दो। क्या बताया मैंने तुम्हें? मैंने बताया था ये सेल्यूकस हाँ पोलीब्रोथा कहा जाता था, ठीक है। ये हो गया, यानी कि इंडिका के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद देखो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ ऐसे ही बता दे रहा हूँ तुम्हें कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे इसके बारे में जानकारी मिलती। तो महावंश और दीपवंश 2 ग्रंथ हैं, श्रीलंका के ग्रंथ हैं। कहाँ के ग्रंथ हैं? महावंश और दीपवंश। इन दोनों से भी किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। देखो अगला पॉइंट एक और, बौद्ध ग्रंथ, महावंश, दीपवंश, दिव्यवदान। बौद्ध ग्रंथ, महावंश, इधर देख के लिख लेना, महावंश, दीपवंश, दिव्यवदान, महाबोधिवंश से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। महाबोधिवंश, ये चारों बौद्ध ग्रंथ हैं, इनसे भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब देखो जैन ग्रंथ याद रख लेना, 2 जैन ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। एक तो कल्पसूत्र है, क्या है? कल्पसूत्र से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने। किसने की है? भद्रबाहु ने की है, ठीक है। उसके बाद कल्पसूत्र के बाद एक ग्रंथ और है, परिशिष्ट पर्वन। कौन सा है? परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है? हेमचंद्र ने। इससे भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो लिखो, मैं बोल रहा हूं, देखो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, ब्रैकेट में कर दो भद्रबाहु ने लिखा है, तो भद्रबाहु कर दो ब्रैकेट में, भद्रबाहु ये लिखा है, देखो भद्रबाहु। नई लाइन से लिखना, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, ब्रैकेट में कर दो भद्रबाहु, ये रचनाकार हो गया। और परिशिष्ट पर्वन, ब्रैकेट में कर दो हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्वन और ब्रैकेट में कर दो हेमचंद्र ने लिखी है पुस्तक, ब्रैकेट में करो हेमचंद्र। याद रहेंगे, ब्रैकेट में लेखक है, याद रहेंगे। से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कल्पसूत्र इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना। लेखक कौन है? भद्रबाहु, पेपर में आई हुई है ये, ठीक है। अच्छा, अब तुम डालो हेडिंग चंद्रगुप्त मौर्य। अब हेडिंग डालो तुम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य डाल दिया, हेडिंग डालो जल्दी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC में तो गद्दी पे बैठेगा और 298 BC तक शासक रहेगा। 298 BC में मृत्यु होगी चंद्रगुप्त मौर्य की, यानी कि 24 साल तक गद्दी पर रहेगा। क्यों 24 साल? हाँ, तो 24 साल ही तो हुए, पीछे चलती है ना BC।
322 से 298 घटाओ तो 24 वर्ष बचे नहीं बचे, यानी कि 24 साल तक अब मगध की गद्दी पर कौन बैठेगा? चंद्रगुप्त मौर्य बैठेगा। तो अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के सामान्य परिचय की हम बात करें तो मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी कौन था चंद्रगुप्त मौर्य। अजातशत्रु बोलता। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। तो मगध में था ना? हाँ मगध, ये सब देखो मैं बताऊं, मगध साम्राज्य की बात करूं तो मगध पे सबसे पहला राजवंश आया था बृहद्रथ वंश आया था, ठीक है। बृहद्रथ वंश के बाद दूसरा राजवंश आया हर्यंक वंश। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था, ठीक है। अजातशत्रु का बेटा नागदशक था। नागदशक का बेटा शिशुनाग था, ठीक है। ऐसे करके चलते हैं ये। क्या हुआ? मैं कभी मेरी आवाज नहीं निकलती। चलो लिखो, बोले सामान्य परिचय बता दिया, बस इसकी माता का नाम नहीं बता था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता के बारे में इतिहास में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। कहीं तुमने पिता का नाम सुना चंद्रगुप्त मौर्य के? बताओ। अच्छा, उन्होंने बताया, क्या बताया था कि ये घनानंद का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम कहीं भी किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा, देख लेना, ठीक है। पिता का उल्लेख नहीं किया गया है। माता का नाम मुरा मिलता है। माता का नाम क्या मिलता है? मुरा मिलता है, ठीक है। पिता का नाम नहीं मिलता, पिता के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है किसी भी पुस्तक में। चंद्रगुप्त मौर्य का पिता कौन था ये नहीं पता चलता है, ठीक है। तभी तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात बंद करो, तभी तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये मतभेद है। कुछ इतिहास, अब देखो मैं ज्यादा गहराई से तुम्हें बताऊंगा तो फिर टाइम बर्बाद होगा। कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र मानते हैं और कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं। कैसे करके? क्योंकि इसके पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए ये पता नहीं चलता ये किस वंश से था, कौन था ये, ठीक है। क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, ठीक है। बताता हूं, देखो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले एक इतिहासकार हैं, देखो जो ब्राह्मण ग्रंथ है, बात बंद करो, ध्यान दो इधर। देखो जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। समझ गए कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? शूद्र था। जबकि जैन और बौद्ध ग्रंथों में से, जैन और बौद्ध ग्रंथों में, क्योंकि पिता का अगर पता होगा, वंश चलता है पिता से, तो अगर पिता का पता होता तो पिता का वंश पता होता तो पता चल जाता कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का था। तभी तो मतभेद है कि कुछ लोग इसे शूद्र बताते हैं, कुछ लोग इसे वैश्य बताते हैं, कुछ लोग इसे क्या बताते हैं? क्षत्रिय बताते हैं। जैन और बौद्ध ग्रंथों में, जैन और बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। क्या बताया गया है? क्षत्रिय। एक इतिहासकार है रोमिला थापर। कौन है? रोमिला थापर। रोमिला थापर बताती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो वैश्य था, वैश्य था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? वैश्य था। अब देखो और अगले बताया गया, क्या बताया गया है? जो चंद्रगुप्त मौर्य था, एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है उसने। किस शब्द का? वृषल। क्योंकि विशाख दत्त कौन था? ब्राह्मण था, तो यानी कि ब्राह्मणों की मौर्यों से दुश्मनी थी, इसीलिए इन लोगों ने इसे शूद्र बता दिया है। क्या बता दिया है? जबकि चंद्रगुप्त मौर्य खुद जैन धर्म का मानने वाला था, इसीलिए जैन ग्रंथों में इसे क्या बोला गया है? इसे क्षत्रिय बोला गया। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होगा बिंदुसार, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी होगा, इसीलिए बौद्ध ग्रंथों में भी इसे क्षत्रिय बोला गया है। समझ गए? तो यानी कि इसके लिए मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वृषल। और वृषल का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न कुल में जन्म लेने वाला। निम्न कुल में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। तो इसके बात बंद करो, इसकी जाति के बारे में मतभेद है बहुत सारे, पता नहीं चलता ये शूद्र था या क्षत्रिय था या वैश्य था। संजय जंगल में से रहते थे, जो खेल रहे थे तो वो ले गए थे अपने लिए। हाँ, वो तो चरवाहे, एक उसकी माता थी, माता
माता ने क्या किया था, वो एक चरवाहे को के यहाँ उसे मजदूरी करने के लिए भेज देती थी, तो वो चरवाहे के ही अंडर में था चंद्रगुप्त मौर्य। घटोत्कच बता रहे हैं। घटोत्कच नहीं होगा यार, घटोत्कच तो उसका वास्तविक संस्थापक होगा हर्यंक वंश का। भट्टिये, घटोत्कच ये सब ठीक है। हर्यंक वंश का स्थापक बिंबिसार था। हाँ बिंबिसार था, ठीक है ना। बृहद्रथ वंश की बात कर रहा हूँ। देखो बृहद्रथ वंश का संस्थापक घटोत्कच को माना जाता है, ठीक है। और बृहद्रथ वंश का वास्तविक संस्थापक भट्टिये को माना जाता है। भट्टिये संस्थापक था, घटोत्कच वास्तविक संस्थापक था बृहद्रथ वंश। अरे ये तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं, घटोत्कच कहाँ से होगा इसका? कुछ समझ नहीं आ रहा, खिचड़ी पक रही है। अरे मैं तो बता रहा हूँ, बृहद्रथ वंश की बात कर रहे हैं, तो घटोत्कच का उल्लेख बृहद्रथ वंश में मिलेगा तुम्हें। और मगध पे शासन करने वाला सबसे पहला वंश था बृहद्रथ वंश, था नहीं था? बृहद्रथ वंश का संस्थापक घटोत्कच फिलहाल घटोत्कच इसका पिता नहीं था, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक था घटोत्कच। सर ये सरनेम लगातार चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य ये उसके नाम पे तुम्हारा नाम। बात बंद करो। देखो मौर्य इसलिए कहा जाता था, बात बंद करो, ध्यान दो इधर। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के अगले मौर्य तो इसलिए लगा हुआ है, बताते हैं कि मौर्यन प्रदेशों का रहने वाला था। मौर्यन प्रदेशों का रहने वाला माना जाता है इसे। मौर्यन प्रदेशों का रहने वाला था, या फिर इसकी माता का नाम मुरा था, इसलिए इसके नाम के अगले मौर्य लगता है, ठीक है। सर मैंने ये पढ़ा था मुरा। माता का नाम मुरा था और मौर्यन प्रदेशों का रहने वाला था, संभवतः इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के अगले मौर्य लगाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तुम्हें किताबों वाली चीज ही बता रहा हूँ, ठीक है। अपने पास से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई चीज गलत नहीं होगी, तुम उसकी टेंशन ना लो बिल्कुल, ठीक है। चलो देखो क्या दिखा रहा है। हाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करते होंगे तुम। उनके पापा का नाम क्या था? उनके पापा का नाम क्या सर था? आप पढ़ाइए। वो तो गुप्त वंश की बात है, वो तो अगले आएगा गुप्त वंश, घटोत्कच वगैरह सब अगले आएंगे, बात बंद करो। हाँ विक्रमादित्य, देखो विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य सेकंड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो वो तुम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाले मौर्य की बात नहीं कर रहे, गलत है, ठीक है। अरे मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही है भाई, इसके पिता का नाम नहीं मिलता है, इसीलिए विवाद है यहाँ पे इतिहासकारों में। कोई इसे शूद्र बताता है, कोई वैश्य बताता है, कोई क्षत्रिय बताता है। वंश का पता नहीं है उसके, ठीक है, किस वंश से है वो। चलो बात बंद करो, लिखो हेडिंग डाल दो चंद्रगुप्त मौर्य का सामान्य परिचय, केवल हेडिंग डाल दो सामान्य परिचय करके और लिखो। घटोत्कच तो आएगा गुप्त वंश में अगले, ठीक है। चलो लिखो चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। वह इसका पालन पोषण एक चरवाहे के द्वारा किया गया था, है देखो ये आया निकल के, चरवाहा बताया नहीं, बताया मैंने, पिता का नाम नहीं मिलेगा इसमें। वह इसका पालन पोषण एक चरवाहे के द्वारा किया गया था, एक चरवाहे के द्वारा किया गया था। तभी तो सब लोग कहते हैं ये शूद्र था, चरवाहे का उल्लेख मिलता है ना, तो इसीलिए बताते हैं कि शूद्र था। लेकिन जैन धर्म का मानने वाला था, तो जैन धर्म में, जैन ग्रंथों में से अच्छा बताया गया है। इसका बेटा बौद्ध धर्म का मानने वाला था, तो बौद्ध ग्रंथों में भी इसे अच्छा बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे शूद्र ही बताया गया है। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण इतिहासकार हैं, उन सब ने इसे शूद्र ही बताया। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? शूद्र था। एक दूसरे की तो बुराई करना पहले से ही पड़ता है, एक दूसरे की बुराई करना पहले से ही है, पहले से ही चला रहा है, ठीक है। जातिवाद को पहले से ही चला रहा है, ठीक है। गुरु की बात करी जाए तो वो तो एक राजा वाले थे पहले बनाए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक था, एक बहुत बड़े साम्राज्य की। बचपन के दौर की बात है, मुझे न्याय लग रहा था, जिसे देख के वो इंप्रेस हुआ था। हाँ तो इसीलिए तो बताते हैं वो कौन था, क्षत्रिय था, ठीक है।
भाई उसने युद्ध लड़े, अभी वो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध लड़ेगा, बताऊंगा आगे। ठीक है, लिखो, सामान्य परिचय में लिख लिया। इसका पालन पोषण एक चरवाहे के द्वारा किया गया था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। जल्दी हो, इसके गुरु का नाम चाणक्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। घनानंद के दरबार से अपमानित होकर, घनानंद के दरबार से अपमानित होकर, घनानंद के दरबार से अपमानित होकर चाणक्य वापस लौट रहा था। घनानंद के दरबार से अपमानित होकर चाणक्य वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में इसकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। रास्ते में इसकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। तभी रास्ते में इसकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, जो राजकिलम नामक खेल खेल रहा था। जो राजकिलम नामक खेल खेल रहा था। जो राजकिलम नामक खेल खेल रहा था। राजकिलम नामक खेल खेल रहा था। राजकिलम नामक खेल खेल रहा था। खेल खेल रहा था। चाणक्य इसकी न्याय व्यवस्था को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। चाणक्य इसकी न्याय व्यवस्था को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। बहुत प्रभावित हुआ तथा 1000 कासार्पण मुद्रा में, चाणक्य इसकी न्याय व्यवस्था को देखकर बहुत प्रभावित हुआ तथा 1000 कासार्पण मुद्रा में, इसकी न्याय व्यवस्था को देखकर बहुत प्रभावित हुआ तथा 1000 कासार्पण मुद्रा में, कासार्पण ऐसे, कासार्पण चांदी की मुद्रा थी। 1000 कासार्पण मुद्रा में इसे चरवाहे से खरीद लिया और अपने साथ तक्षशिला ले गया। 1000 कासार्पण मुद्रा में इसे चरवाहे से खरीद लिया और अपने साथ तक्षशिला ले गया। और अपने साथ तक्षशिला ले गया। तक्षशिला ले गया। अब तक्षशिला ले गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय था, अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है तक्षशिला? क्यों पड़ता है? नहीं पड़ता। चलो लिखो, तक्षशिला ले गया। और यहाँ पर इसने चंद्रगुप्त मौर्य को हर विधा में निपुण किया। यहाँ पर इसने चंद्रगुप्त मौर्य को हर विधा में निपुण किया। हर विधा में निपुण किया। निपुण किया। इसके पश्चात 322 बीसी में मगध पर आक्रमण करके, इसके पश्चात 322 बीसी में मगध पर आक्रमण करके, मगध पर आक्रमण करके, मगध पर आक्रमण करके नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके, धनानंद को पराजित करके मगध पर अधिकार कर लिया। मगध पर अधिकार कर लिया। मगध पर अधिकार कर लिया।
डालो अगला हेडिंग, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति। चलो सिकंदर के इसलिए बारे में सर बता रहे थे आप, नदी के पास से रुके थे सर। क्या सिकंदर के बारे में बता रहे थे। सिकंदर के बारे में बता रहा था। अरे वो कहानी पढ़ना मौर्य में उसका बैकग्राउंड था यार। वो तो मैं ये बता रहा था कि कैसे करके दुश्मनी हुई, कैसे करके स्थापना हुई। चाणक्य ही तो आया था, मगर चाणक्य ये बताने आया था गणानंद को कि सिकंदर का आक्रमण होने वाला है तुम्हारे साम्राज्य में। सिकंदर सर आया था तो वो हारा कैसे और गया कैसे वापस? सिकंदर, अच्छा बात बंद करो। देखो जो सिकंदर था, सिकंदर ने जब 335 बीसी में वो मकदूनिया की गद्दी पर बैठा ना, जी सर। तो मकदूनिया की गद्दी पर बैठने के पश्चात सिकंदर ने लगभग 30,000 पैदल सेना और 5,000 घुड़सवार सेना बनाई, एक विशाल सेना की स्थापना की। ठीक है, सेना को दो भागों में बांटा, जल सेना और थल सेना। सिकंदर का जो जल सेनापति था वो निरयाकस था और थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। तो इसने विश्व विजय का अभियान जब स्टार्ट किया सिकंदर ने, तो विश्व विजय के अभियान के क्रम में सबसे पहले इसने ईरान को जीता। किससे जीता? ईरान के शासक डेरियस III को पराजित किया। ईरान को जीतने के बाद ईरान के पूर्व में बैक्ट्रिया था, एक साम्राज्य था बैक्ट्रिया, और पश्चिम में अफगानिस्तान था। तो ईरान को जीतने के साथ साथ इसने पूर्व में बैक्ट्रिया को भी जीत लिया और पश्चिम में अफगानिस्तान पे अटैक किया, अफगानिस्तान को भी जीता सिकंदर ने। और ऐसे करके एक ईरान के महान सम्राट की उपाधि धारण की सिकंदर ने। उसके बाद फिर मध्य एशिया में बढ़ा, एशिया माइनर की ओर बढ़ा। एशिया माइनर बताया था मैंने, एशिया माइनर को जीतेगा। एशिया माइनर को जीतने के बाद मिस्र को जीतेगा। मिस्र को जीतने के बाद फिर भारत की ओर बढ़ेगा। ठीक है, फिर आएगा कहां पर? झेलम नदी के तट पर। अफगानिस्तान में तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला। तक्षशिला के शासक अंबी को पराजित करके तक्षशिला को जीतेगा। तक्षशिला को जीतने के बाद फिर पंजाब आएगा, पंजाब के शासक पोरस को पराजित करेगा और पंजाब को जीतेगा। पंजाब को जीतने के बाद भाई पोरस को हराएगा, झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध होगा, बेतस्ता का युद्ध होगा, नहीं होगा? झेलम को ब्रेक में बेतस्ता ही तो कहा गया। झेलम नदी के बाद फिर चिनाब नदी पर आएगा, तो एक हस्ती नाम की एस्टस जनजाति मिलेगी, उसे पराजित करेगा। चिनाब नदी के बाद फिर रावी नदी पर आएगा और रावी नदी पर मल्लेई जनजाति होगी, ऑक्सीड्रोई जनजाति होगी, इन जनजातियों को पराजित करेगा। यही लिखा हुआ है। ऑक्सीड्रोई, मल्लेई, इन सारी जनजातियों को पराजित करने के बाद फिर मगध की ओर बढ़ेगा। रावी नदी को पार करने के बाद व्यास नदी पे आएगा। लेकिन सिकंदर जो होगा, ध्यान दो इधर, सिकंदर जो होगा, सिकंदर और उसकी सेना लगातार 12 साल से युद्ध लड़ रही है। कितने साल से? 12 साल से युद्ध लड़ रही है लगातार। 12 वर्ष हो गए यहाँ पर। तो युद्ध लड़ते लड़ते ये क्या हुआ? युद्ध लड़ते लड़ते सेना घायल हो गई है, सिकंदर भी घायल हो गया, तो सेना की हिम्मत टूट गई है। तो सेना क्या करेगी? अब व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देगी, क्योंकि व्यास नदी के पार मगध साम्राज्य पड़ेगा। ठीक है, तो सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देगी और यहीं से सिकंदर वापस लौट जाएगा। उससे पहले चाणक्य मगध पहुंच गया था। मैंने तुम्हें बताया कि सिकंदर आ रहा है तुम पे आक्रमण करने, तो चाणक्य को भगा दिया। जब सिकंदर वापस लौटेगा तो हुआ क्या? जब देखो अंबी को पराजित किया सिकंदर ने, तक्षशिला में था, क्योंकि अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत में खैबर दर्रा है। खैबर दर्रे को पार करने के पश्चात तुम भारत में प्रवेश कर सकते हो। समझ गए? तो खैबर दर्रे पे ये क्या बना रहा था? और हिंद का पुल बनवा रहा था मुल्तान में, पाकिस्तान में, क्योंकि भाई पुल बनेगा खैबर दर्रे पे तभी तो पार आओगे इधर। तो ये वहां पे रुका था। हिंदुकुश पर्वत में खैबर दर्रा पड़ता है मुल्तान में, और हिंद का पुल बनवाया इसने। कौन सा पुल बनवाया? और हिंद का। तो वहां पे 35 दिन तक इसने विश्राम किया सिकंदर ने। सिकंदर जब वापस लौट रहा था तो अब हुआ क्या? बात बंद करो। 323 बीसी की बात है। कितनी बीसी की? 323 बीसी की बात है। घाव ज्यादा गहरे होने के कारण सिकंदर को बुखार आता है और कई सारी बीमारियों की चपेट में आ जाता है, जैसे पीलिया हो जाती है, मलेरिया हो जाती है। ठीक है, मच्छर ने काटा था। हाँ, तो इसलिए बताते हैं कि जंगली एरिया था, मच्छर वगैरह होंगे तो मलेरिया हो गई थी, पीलिया हो गई थी, तेज बुखार आ गया था, घाव गहरे थे, घाव भर नहीं रहे थे। ठीक है, तो ऐसे करके सिकंदर बीमार हो गया।
बीमार हो गया तो 323 BC में सिकंदर की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले सिकंदर ने 3 इच्छाएं बोली थी। देखो बात मत करो, ध्यान दे लो इधर। ऐसा हुआ था जब सिकंदर अहिंद का पुल बनवा रहा था, तो उसी समय वहीं पर तक्षशिला में कोई एक महान ऋषि रहता था, ठीक है, जो तपस्या करता था। तो सिपाही वगैरह जाते होंगे, समझ गए। इन्हें रुको, थोड़ा पीछे बिठाओ, थोड़ा बिगला बिठा दो। ऐसी बुढ़िया वीडियो ऐसे कहीं आज संख्या कम है। सब देख रहे हैं यार कितना खतरनाक है। ये आ गए, ये बहुत देख रहे हैं। आज तो बिल्कुल युद्ध वाला काम है। क्यों? तो देखो ध्यान दो इधर। सिकंदर जो था अहिंद का पुल बनवा रहा था जब, तो वहीं पे कोई ऋषि रहता था, ठीक है। तो वो सिपाही बताते, सिपाहियों ने उससे बात की होगी, तो वो बहुत पहुंचा हुआ था, वो भविष्य बता देता था, ठीक है। तो वो सिपाहियों ने सिकंदर को बताया, तो सिकंदर ने कहा उसे बुला के लाया जाए। तो वो सिपाही उस ऋषि को उठा लाए। सिकंदर ने कहा, सिकंदर ने अपना हाथ दिखाया और कहा बताओ मेरा भविष्य बताओ देखते, ठीक है, कैसा भविष्य है। क्योंकि सिकंदर लगभग पूरी विश्व विजेता बन चुका था, केवल भारत ही रह गया था, बाकी सब कुछ जीत लिया था उसने, समझ गए। तो उस ऋषि ने जब सिकंदर का हाथ देखा तो उसे पता चल गया, अरे यार ये तो मरने वाला है, इसकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन वो उसने सोचा कि मैं इसे बताऊंगा तो हो सकता है ये मेरी हत्या कर देगी। तो उसके बारे में बताया नहीं, उसने पहली में बता दिया। सिकंदर ने कहा अच्छा बताओ मेरी मृत्यु कब होगी। तो उसने कहा कि महाराज आपकी मृत्यु तब होगी जब जमीन लोहे की और आसमान सोने का हो जाएगा। तो सिकंदर हंसा, उसने सोचा यार ये बता रहा है, इसका मतलब मैं अब मरूंगा ही नहीं, ना जमीन कभी लोहे की होगी ना आसमान कभी सोने का होगा, इसका मतलब मैं अमर हूं। सिकंदर को ये लगा कि मैं अमर हूं। लेकिन जब सिकंदर वापस व्यास नदी से लौट रहा था, घायल हो गया, 323 BC की बात है, ठीक है। वापस लौटते समय जब रास्ते में बहुत गर्मी का समय था, बहुत तेज धूप थी, घायल था, बुखार बहुत तेज था, घोड़े पे बैठा हुआ था। तो इसने घोड़े को रोक दिया और इसने सेल्यूकस निकेटर से कहा कि अब मुझसे एक कदम नहीं चला जाएगा, मैं यहीं पे विश्राम करूंगा। तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि नहीं, थोड़ा अगले चलते हैं, नदी है, पेड़ है, छाई है, पानी भी है, वहीं रुकेंगे, वहीं विश्राम करेंगे। तो इसने कहा कि मुझसे अब एक कदम नहीं चला जाएगा, मैं यहीं विश्राम करूंगा। तो अब वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सेल्यूकस निकेटर जो कवच होता, अपना कवच जिससे कवर कर लेते हैं ताकि मार धनुष तीर वगैरह ना लगे, भाला ना लगे, तो वो कवच लोहे का खोलता, उसे फैला के और बिछा देता जमीन पे, कहता है इस पे लेट जाओ। उस पे लेटा दिया उसे, और जितना हीरे जवाहरात सोना चांदी लूटा था उसमें सोने की छाता थी, वो छाता जमीन पे डाल दी। अब सिकंदर लेटा, जब उसकी नजर ऊपर गई, उसने देखा अरे ऊपर सोना, फिर नीचे उसने अरे नीचे हुआ, बोला इसका मतलब उस ऋषि ने बिल्कुल सही बोला था कि अब मैं मरने वाला हूँ। तभी सिकंदर ने क्या किया, सिकंदर ने कहा चलो ठीक है, उसने सेल्यूकस निकेटर को बुलाया, कहा देखो अब मैं मरने वाला हूँ, तो मेरी 3 इच्छाएं हैं, मेरी मृत्यु के बाद वो 3 इच्छाएं पूरी कर दी जाएंगी। उसने कहा बताओ महाराज, तुम्हारी जो इच्छाएं होंगी पूरी की जाएंगी। तुम तो भाई जितने पूरी विश्व विजेता हो, पूरी दुनिया के मालिक हो, राजा हो, ठीक है, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। तो उसने कहा सेल्यूकस निकेटर से कि मेरा जो जनाजा है वो मेरे चिकित्सकों के कंधे पर जाएगा, ठीक है। दूसरी बात उसने बोले बताओ दूसरी इच्छा क्या है। तो दूसरी इच्छा उसने बोली जितना भी धन दौलत लूटा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो सब जमीन में बिछा दिया जाए जब मेरा जनाजा जाए तब, और जब मुझे दफनाया जाए, तीसरी बात उसने बोली, तो मेरे कफन से दोनों हाथ बाहर कर दिए जाए। ऐसी अजीब सी ख्वाहिशें सुन के सेल्यूकस निकेटर चौंक गया। उसने कहा कि डरते डरते उसने पूछा कि यार तुम ऐसी अजीब ख्वाहिशें तुम्हारी ये क्या है, इनके बारे में एक बार बता दो, क्यों कर रहे हो। तो वो एक्सप्लेन करता है, बताता है कि देखो दुनिया के सबसे महान चिकित्सक, सबसे महान डॉक्टर्स हैं मेरे पास। आज जब मेरी मृत्यु हो रही है, जब मैं बीमार हुआ, तो क्या ये मुझे ठीक कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब मौत आएगी तो दुनिया का कोई भी चिकित्सक ठीक नहीं कर सकता, कितना भी महान है। बताते हैं सिकंदर के पास ऐसे ऐसे डॉक्टर थे कि वो देख के बता देते थे कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी के इलाज में काम आएगी, ठीक है, इतने काबिल काबिल। लेकिन वो बचा पाएगा सिकंदर को? फिर उसने बताया कि ये धन दौलत बिछाने का क्या मामला है। तो उसने कहा देखो मेरे पास पूरी दुनिया जीत ली मैंने, इतने हीरे जवाहरात, सोना चांदी, हीरे मोती हैं। आज मैं मर रहा हूँ तो क्या ये सोना चांदी मेरी जान बचा रहा है? नहीं बचा रहा है। यानी कि ये किसी काम नहीं आएगा, बेकार है, ठीक है सब कुछ।
फिर तीसरी बात उसने कफन से हाथ क्यों बाहर निकाल दिए जाए, तो उसने कहा सिकंदर विश्व विजेता, पूरा संसार को जीत लिया, पूरी दुनिया को जीत लिया सिकंदर ने, लेकिन आज मृत्यु हो रही तो बिल्कुल खाली हाथ जा रहा है। तो ये मैसेज आएगा दुनिया में कि देखो जो आए खाली हाथ थे और जाएंगे भी खाली हाथ, फालतू में इतना सब कुछ किया, इतना पूरा दुनिया को जीत लिया, ठीक है। और आज क्या है, आज जब मृत्यु हो रही तो कुछ भी साथ नहीं जा रहा है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूँ, समझिए। तो ऐसे करके 323 BC में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्या हुआ बताओ तुमने? हाँ कौन से धर्म को मानने वाला था? कौन से धर्म को मानने वाला था? सिकंदर यहूदी धर्म को मानने वाला था, ठीक है। और बताओ हाँ बात बंद करो। 323 BC में सिकंदर की जब मृत्यु हुई थी तो सिकंदर अपने द्वारा जीता हुआ सारा साम्राज्य सेल्यूकस निकेटर को सौंप गया था, समझ गए। यानी कि यहाँ पे उसने काबुल, कंधार, हेरात, मकरान इन सबको जीत लिया था और जीता हुआ सारा साम्राज्य किसे सौंप गया था? सेल्यूकस निकेटर को सौंप गया था। हाँ, एक दार्शनिक ले गया था और किसी और एक ऋषि को ले गया था, एक दार्शनिक को ले गया था, एक पुजारी को ले गया था, 3 लोगों को ले गया था सिकंदर अपने साथ। अपने साथ ले जा रहा था वापस, क्योंकि उसे पता था कि भारत के जो ऋषि मुनि हैं वो बहुत काबिल हैं, दार्शनिक जो है फिलोसफर वो भी बहुत काबिल हैं, और एक भाषा सीखने वाला था, शायद कोई भाषा सिखाने वाला व्यक्ति था। 3 लोगों को लेके जा रहा था अपने साथ में, ठीक है। लेकिन ये पेपर में नहीं आया, ये सब बेकार की चीज है, ठीक है। चलो लिखो, पहले तुम इतना लिखो, अभी टाइम है 5 मिनट, ठीक है, जल्दी लिखो। लिख लिया? तो ये सब पेपर वाला ही तो बता रहा हूँ, सिकंदर पेपर में आता है, हालांकि लिखवाने का टाइम नहीं था, लेकिन मैंने सिकंदर ऐसे ही बता दिया तुम्हें सारा। चलो बात बंद करो, देखो कहाँ तक लिख लिया था, बताओ जल्दी। मगध पर अधिकार कर लिया। अब देखो मगध पर अधिकार करने के बाद सिकंदर क्या करे, वो चंद्रगुप्त मौर्य 305 BC में एक युद्ध लड़ेगा, और युद्ध किससे लड़ेगा? सेल्यूकस निकेटर से। अभी सेल्यूकस निकेटर की तो बात कर रहे थे हम। तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो भारत में सिकंदर का उत्तराधिकारी था, यानी कि सिकंदर का जो साम्राज्य था वो सब किसके पास था? सेल्यूकस निकेटर के पास था। अब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य विस्तार की नीति से सेल्यूकस निकेटर पर अटैक करेगा, सीरिया पे अटैक करेगा 305 BC में, समझ गए। जब 305 BC में सेल्यूकस निकेटर पर अटैक करेगा तो सेल्यूकस निकेटर को 305 BC में पराजित कर देगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। होगा क्या, देखो सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी हेलेना। कौन थी? हेलेना को, हेलेना का नाम कार्नेलिया भी मिलता है। क्या मिलता है? हेलेना या कार्नेलिया, कार्नेलिया। ये थी किसकी बेटी? सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। किसकी बेटी थी? सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, निकेटर। तो अब हुआ क्या, देखो जब 305 BC में युद्ध हो रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य सीरिया गया, तो इसकी बेटी ने जिद की कि मैं भी युद्ध के मैदान में जाऊंगी। तो इसके पिता ने समझाया कि वहां युद्ध होगा, कोई ऐसा थोड़ी, वहां कोई फिल्म मूवी थोड़ी चल रही तो तुम देखने जाओगे। लेकिन वो नहीं मानी, बेटी थी, जिद की, तो उसे साथ ले गया अपने। पराजित हो गया, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य उसकी गर्दन काटने जा रहा होता है, तभी उसकी बेटी अगले आ जाती है और कहती है मेरे पिता को मत मारो। बेटी बहुत खूबसूरत थी, चंद्रगुप्त मौर्य को देखता उससे तो उससे प्यार हो जाता है, उसे प्रेम। और फिर क्या होता है, वो उसके विवाह का प्रस्ताव, सेल्यूकस निकेटर तो इसलिए क्या करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य होता है उसके पिता को नहीं मारता है, छोड़ देता है, यानी कि बेटी ने पिता की जान बचाई। तो फिर अब सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव चंद्रगुप्त मौर्य के सामने रखता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की बेटी से विवाह कर लेता है और उसका साम्राज्य उसे वापस दे देता है, समझ गए। बाद में सेल्यूकस निकेटर उसे दहेज में 4 प्रांत देता है, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। भारत में पहली बार दहेज शब्द का प्रयोग इसी विवाह में हुआ था, ठीक है। और ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। किसी दूसरे देश की स्त्री से विवाह करने वाला पहला व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य था। ये क्वेश्चन पेपर में आया।
कि भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पहली बार दहेज शब्द का प्रयोग किसके विवाह में हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह में, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर जब उसे काबुल, कंधार, हेरात, मकरान 4 प्रांत देता है दहेज में, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसे 500 हाथी उपहार में देता है। कितने, क्योंकि देखो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत शक्तिशाली था। पहले जिसके पास जितने ज्यादा हाथी घोड़े होते थे वो राजा उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। क्यों पता है, क्योंकि मान लो 20,000 की सेना सामने है और तुम्हारे पास 100 हाथी है, तो वो 100 हाथी सेना में घुसेड़ दो, वो सारी सेना को कुचल के बराबर कर देगी। इसलिए जिसके पास जितने ज्यादा हाथी घोड़े वो राजा उतना ज्यादा शक्तिशाली। विशाल से विशाल सेना में 200-200, 500 हाथियों को घुसेड़ दिया जाता था। हाथी पूरी सेना को तहस नहस कर रहे थे। समझ रहे हो? देखो कितने टाइम हुआ, हो गया। चलो वीडियो बंद कर दो।